मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो संभवतया विश्व युद्ध की आहट को बहुत करीब से महसूस होने दे रही है। मैं विश्व युद्ध जब शब्द यूज कर रहा हूं, इसकी एक परिभाषा जान लीजिए कि दुनिया के जब शक्तिशाली राष्ट्र युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएं तो समझिए कि विश्व युद्ध हो रहा है। अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में आपने सुना था, उसमें यूक्रेन की तरफ से लड़ने वाले लोग काफी थे। नाटो अलाइज जो थे वो यूक्रेन को मदद कर रहे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर की मदद भेजी है, लेकिन रशिया की तरफ से संभवतया कोई भी डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। यह पहला दिन है जब आप सुन रहे हैं कि रूस की तरफ से सैनिक लड़ने पहुंच चुके हैं। किसकी तरफ से? रूस की तरफ से। किसके सैनिक लड़ने पहुंच चुके हैं? तो आंसर है नॉर्थ कोरिया के, दुनिया का मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री, जिसको दुनिया वाले ये सोचकर रखते हैं कि इसके ऊपर तो इतने सैंक्शंस लाद रखे हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उसने अपने सैनिक रूस के समर्थन में भेज दिए हैं और यह न्यूज बड़ी सुर्खी बन जाती है। लगभग 8,000 नॉर्थ कोरियन सैनिक इस समय यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। यही हेडलाइन इस समय की बड़ी हेडलाइंस में काउंट की जा रही है और ये रूस के साथ जुड़कर के यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन इससे बड़ी चीज क्या है उसे आप इस तस्वीर में देखें। ये हेडलाइन तो अपने आप में बड़ी है ही, इसके साथ एक चीज और देखें। यहां पर इन चेहरे को पहचानें। अगर आप नहीं पहचानते तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये साउथ कोरिया के विदेश मंत्री हैं और ये खड़े हैं एंटनी ब्लिंकन के साथ। एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री, इनके साथ साउथ कोरिया के विदेश मंत्री की यह तस्वीर है। अब आप जानना चाहेंगे इसमें ऐसा क्या है जिसे हम नोटिस करें, और तस्वीर की तारीख नोटिस करें तो ये 31 अक्टूबर की है, यानी कि परसों की तारीख की तस्वीर है। नोटिस करने वाली बात यह है कि ये पहुंचे हैं अमेरिका और पहुंच करके इनसे कह रहे हैं कि सर, नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक रूस की मदद के लिए भेज दिए। तो भाई इनको क्या दिक्कत है? भेज दिए तो ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने निश्चित ही रूस से कुछ डील की है और वो डील ये है कि अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला करेगा तो रूस उसकी मदद करेगा। मतलब नॉर्थ कोरिया लंबे समय से साउथ कोरिया पर हमले की प्लानिंग कर रहा है और ऐसे में अमेरिका ने इसे कहकर रखा है कि तुम हमारे नाटो पार्टनर हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं। हम तुम्हारी वैसे ही मदद करेंगे जैसे हम जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की करते हैं। तुम फिक्र मत करो। आप सोचें कि यहां 8,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया ने रशिया भेजे हैं और इधर ये भाई साहब अमेरिका वालों के पास पहुंचकर कह दिए कि सर ये भेज दिए। इसका मतलब समझो अगला स्टेप क्या होने वाला है। बदले की कार्रवाई में कुछ ना कुछ ये लोग हमारे खिलाफ मांग कर आएंगे। तो ये तो न्यूज है। अब इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं एक बार के लिए। फिर से रशिया यूक्रेन समझ लीजिए, इस युद्ध को 981वां दिन चल रहा है। 22 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 22 फरवरी 2022 से शुरू हुआ यह युद्ध आज 981वें दिन में प्रवेश कर चुका है रशिया यूक्रेन वॉर में, जहां एक और रशिया इसके अंदर काफी भीतर तक घुसा। हाल ही के समय पर हमने सुना कि यूक्रेन ने रशिया के कुर्स्क रीजन के अंदर एंट्री की है। उस एंट्री के क्या परिणाम हैं वो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा रशिया यूक्रेन की है, लंबे समय से चल रहा है, इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके अपडेट भी ऑलमोस्ट लेना बंद कर दिया है। लग रहा है कि ठीक है, चलने दो, क्या ही खास है, हर दिन एक नया दिन जुड़ जा रहा है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन अब जब यह खबर सुनने में आती है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कुछ चीजें ऐड हो गई हैं। अच्छा, आखिरी बार जब आपको मैंने अपडेट्स दिए थे, क्योंकि मैं इसको हर दिन कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर दिन उसके अंदर एक ही चीज बोलने की हो तो मैंने उस चीज को कवर करने से रोका हुआ है। आपको याद हो तो मैंने आखिरी बार जब आपको छोड़ा था इस लाइन के साथ छोड़ा था कि यूक्रेन ने, यानी जेलेंस्की ने, अमेरिका और उसके सहयोगी जो हैं या नाटो अलाइज हैं, उनसे यह कहा है कि आप मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल दीजिए। जैसे मैंने कुर्स्क रीजन के अंदर, रशिया के अंदर एंट्री मारी है, वैसे ही अब मैं अंदर से घुस के मास्को पर मिसाइल चला सकूं, सेंट पीटर्सबर्ग पर मिसाइल चला सकूं। इसके लिए मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल देना है। देखिए, यूक्रेन के पास खुद के पास कुछ नहीं है, यह अपने सहयोगियों से लेता है और गोले चलाता है। यानी दुनिया में यह तो प्रूवन है कि यूक्रेन के साथ तो पूरा की पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा है, उसको मदद देने के लिए, उसको आर्थिक सहायता देने के लिए, सैन्य सहायता देने के लिए और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसका पक्ष रखने के लिए। यूक्रेन के साथ तो दुनिया वाले खड़े हैं और ऐसे में यूक्रेन की डिमांड हाल ही में क्या हुई कि आपने मुझे इतना वेपन दिया, अब मुझे वो मिसाइल दो जिससे कि मैं रूस के भीतर जाकर मिसाइल मार सकूं, लॉन्ग रेंज मिसाइल दो। लॉन्ग रेंज मिसाइल की जब बात हुई थी आखिरी बार, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ध्यान दिलाया था कि पुतिन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात पर एक ही लाइन बोली थी कि यदि यूक्रेन को किसी ने दूर तक मार करने वाली मिसाइल दे दी
तो देने वाले राष्ट्र को मैं अपना डायरेक्ट एनिमी मानूंगा और उस डायरेक्ट एनिमी को मैं रूस के खिलाफ मानते हुए उस पर हमला कर दूंगा। जब ये आखिरी बार घटना घटी थी उस समय मैंने सेशन करके यह बताया था कि अब जाकर के युद्ध न्यूक्लियर वॉर पर ही जाकर टिका है, क्योंकि अगर इधर से उधर मिसाइलें चल गई तो रशिया अपने द्वारा न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देगा, क्योंकि उसने अल्टीमेटम दे रखा है। अब जो आखिरी कहते हैं ना, दिवाली के दिन अगर सूतली बम में आपने तीली लगाई है तो वह सूतली बम में तीली क्या है, मैं अब आपको वो बता रहा हूं। अगर यूक्रेन ने एक बार भी लॉन्ग रेंज मिसाइल रशिया पर यूज कर ली तो जिसकी भी वो मिसाइल है अब रूसी मिसाइल उस देश पर जाकर टिकेगी और उस दिन ही वर्ल्ड वॉर 3 में आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। इस एज तक ये लोग आ चुके हैं। अच्छा, अब क्या इस बात की कोई संभावना बढ़ी है? क्योंकि आखिरी बार जब मैंने सेशन किया था तब आपको एक जानकारी दी थी और कहा था कि जब रूस ने धमकाया तो अमेरिका और ब्रिटेन पीछे हट गए और उन्होंने तत्काल प्रभाव से यूक्रेन को मिसाइल देने से मना कर दिया कि नहीं भाई, लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं देंगे, तुम अपना डिफेंस करते रहो, बस यही तुम्हारा अधिकार है, हम तुम्हें अंदर घुस के मारने की इजाजत नहीं देंगे। यह मैंने आखिरी बार आपको बताया था। लेकिन क्या अब कुछ सुधार हुआ है इस घटना में? तो आज का सेशन आपको सुनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि 22 फरवरी को शुरू हुआ 2022 में रशिया यूक्रेन का ये जो सैन्य पराक्रम है ये दुनिया देख रही है। 980 दिन बीत चुके हैं, 981वें दिन में एंट्री कर चुके हैं, लाखों लोग दोनों साइड से मारे जा चुके हैं। कोई भी लेकिन यह बताने को तैयार नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा रशिया के ज्यादा सैनिक मारे हुए दिखाता है और रशिया हमेशा यूक्रेन के ज्यादा सैनिक मारे ये दिखाता है। ठीक है, दोनों ने अपने अपनी तरफ से कैजुअलिटीज भी काफी सारी गिना रखी हैं, हजारों में संख्या है, लाखों में सैनिक मारे जाने हैं और हजारों में जो है इंसानों के मारे जाने की खबर सुनने में आती है। लेकिन इन सब के पीछे यूक्रेन का साथ देने के लिए ये सारे लोग जिन्हें आप G7 में देखते हैं वो खड़े दिखाई देते हैं और वो हमेशा उसे कहते हैं कि चिंता मत करो, किसी भी प्रकार से, चाहे पैसे के माध्यम में चिंता हो, चाहे सैन्य सहायता हो, हम तुम्हारे पीछे खड़े। और ये वो नमूने हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने अभी तक करोड़ों रुपया इसको सहायता में दिया। 75 बिलियन यूरो अमेरिका का सबसे ज्यादा दिया हुआ है, फिर 40 बिलियन यूरो के आसपास में ईयू के द्वारा दिया हुआ है। ऐसे बिलियंस ऑफ डॉलर की इसको मदद मिली हुई है। वहीं रशिया के ऊपर तमाम प्रकार के सैंक्शंस लादे गए ताकि रशिया किसी भी प्रकार से न तो व्यापार कर सके, जिस प्रकार से नॉर्ड स्ट्रीम गैस के थ्रू रशिया जर्मनी को गैस बेच के पैसे कमाता था वो काम उसका रोक दिया। रशिया के साथ यूरोप ने अपने सारे ट्रेड लगभग रोकने का प्रयास किया, जिसकी जहां जहां संपत्ति जमा थी वो संपत्ति तक जब्त कर ली। लगभग $250 बिलियन से ऊपर का तो इन्होंने एसेट जमा कर लिया, यानी कि रशिया का एसेट अपने पास कब्जे में ले लिया। खैर, ऐसे में बाइडेन ने प्रयास किया कि रूस को हम आइसोलेट छोड़ देते हैं, रूस को आइसोलेट कर देंगे तो ये वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में इसके सामान को अगर किसी ने नहीं खरीदा तो धन के अभाव में ये करेगा क्या और ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाइडेन का ये प्रयास लंबा कारगर नहीं हुआ। पुतिन ने सीधे सीधे तरीके से कीव के साथ देने वाले देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आपने किसी भी तरह की मदद की तो मैं समझूंगा कि आप मुझसे डायरेक्ट लड़ रहे हैं। और ऐसा कहते हुए पुतिन हुए काफी ज्यादा सक्रिय और उन्होंने 2023 में किसी भी देश की यात्रा नहीं की थी, यानी युद्ध के दूसरे साल तक किसी भी देश की यात्रा नहीं की थी। लेकिन युद्ध का जब तीसरा साल शुरू हुआ यानी कि 2024, तब उन्हें समझ में आया कि यूक्रेन के समर्थन में तो सारे की सारे ये नाटो अलाइज आ गए हैं या फिर ये G7 कंट्रीज आ गए हैं, EU आ गए हैं, अब मुझे भी बाहर निकलना होगा। और ऐसा कहते हुए पुतिन ने दुनिया की यात्रा करना शुरू किया। जहां एक और ये लोग उसे अकेला छोड़ने का प्रयास कर रहे थे, सहमति के लिए तमाम कोशिशें जब पुतिन करते थे तो ये केवल एक लाइन बोलते थे कि 10 पॉइंटर्स हैं मेरे, वो मान जाओ तो ही मैं शांति कर पाऊंगा। तो पुतिन ने फिर अपनी तरफ से नई चाल चली। साल 2024 में उन्होंने अपना जहाज उठाया और वो दुनिया की यात्रा पर, लाइक माइंडेड पीपल्स की यात्रा पर निकल पड़े। उसमें उनकी यात्रा हुई नॉर्थ कोरिया की, जिसके बारे में मैंने आपके साथ सेशन साझा किया था और मैंने कहा था कि जब ये नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर गए तो ये 24 साल बाद किसी रूसी राष्ट्रपति की नॉर्थ कोरियाई यात्रा थी। विचार कीजिए, नॉर्थ कोरिया जिसे अमेरिका ना जाने कब से सैंक्शंस लाद कर चल रहा है, और इसके पीछे सैंक्शन होने का मात्र एक कारण क्या है? साउथ कोरिया का पक्ष लेना। साउथ कोरिया का अमेरिका पक्ष लेता है तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लाद के चलता है। दुनिया में मोस्ट सैंक्शनड कंट्रीज में अगर 3 देशों का नाम लिया जाए तो टॉप पर नॉर्थ कोरिया आया करता था, लेकिन अब रशिया आता है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया और तीसरे पर रशिया। अमेरिका ने जिन्हें सबसे ज्यादा प्रतिबंधित किया उन्हीं प्रतिबंधित देशों की यात्रा पर रशिया वाले निकल लिए।
पुतिन ने अपनी यात्रा करी नॉर्थ कोरिया के साथ, जुड़कर के 24 साल बाद पहला कोई रूसी राष्ट्रपति था जो यहां पहुंचता है। भव्य इनका स्वागत होता है और इनके भव्य स्वागत के अंदर जो बात सबसे बड़ी निकल कर आती है वो बात आपको जानने की है। मैंने आपको अपने इसी चैनल पर 24 जून को एक सेशन करके बताया था और कहा था कि यदि रूस पर किसी ने हमला किया, अब देखिए ये टाइम को जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि अल्टीमेटली सारा की सारा टाइमलाइन का ही गेम है, इसे आप पहचानिएगा। नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि यदि किसी ने हम पर, माफी चाहूंगा, नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि यदि किसी ने रूस पर हमला किया तो उसका बदला लेने हम आएंगे। बस इस तारीख को याद रखना, घटना 20 जून की है। अब मैं आपको यहां पर भी मैच करके दिखा देता हूं। पुतिन ने कहा रशिया एंड नॉर्थ कोरिया विल हेल्प ईच अदर इफ अटैक्ड और टेकिंग टाइज टू ए न्यू लेवल। इसको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। मैंने अपने सेशन में यह बात बताई थी 20 तारीख को, हेडलाइन बनी थी 19 तारीख को, मैंने 20 तारीख को सेशन किया था और मैंने साफ कहा था कि अगर रूस पर हमला हुआ तो नॉर्थ कोरिया आएगा और नॉर्थ कोरिया पर हमला हुआ तो रूस आएगा। नॉर्थ कोरिया पर हमला कर कौन सकता है? तो आंसर है साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया को तो दोस्ती मिल गई रूस की कि आप चिंता मत करो, मैं साथ हूं। अगर तुम पर हमला हुआ, अब आप सोचकर देखें कि रूस तो ऑटोमेटिकली हमला करने वाला देश था, वो तो यूक्रेन के अंदर घुसा हुआ देश था। अब आपको पुतिन की स्ट्रेटजी समझनी होगी। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसने पूरी की तरह से पूरे गेम को बदल के रख दिया। मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड खुद एक ट्रैप में फंस चुके हैं पुतिन के और वो इसे रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। कैसे समीकरण बदले, जब विश्व युद्ध 3 का इतिहास लिखा जाएगा उसमें इस घटना का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, फिर से सुनिए। पुतिन ने एक स्मार्टनेस चली और स्मार्टनेस में यह वाली कंडीशन थी क्या कि अगर रूस पर हमला हुआ तो नॉर्थ कोरिया साथ आएगा। अब आप चीजें जोड़िएगा, यूक्रेन पर हमला रूस ने किया था तो रूस पर तो हमला हुआ ही नहीं, तो नॉर्थ कोरिया कैसे आता? इन्होंने समझदारी चली। क्या समझदारी चली भाई साहब? जून की ये खबर देख रहे हैं, अब थोड़ा आगे चलिए। आगे चलते हैं तो अगस्त की खबर देखिए। अगस्त की खबर में आपको एक न्यूज दिखाई देती है, वी एंटर्ड इजीली। ऐसा यूक्रेनियन ट्रुप्स ने कहा कि हम रशिया में घुस चुके हैं। अब ये जब खबर निकली तो हमने आप लोगों को एक सेशन किया 12 अगस्त के दिन। मतलब आप सिलसिलेवार तरीके से चलें, 13 अगस्त की बीबीसी की खबर है, 12 अगस्त को ही हम ये सेशन कर चुके थे और बता चुके थे कि यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया है। और रूस में कहां हमला किया है? तो मैंने आपको बताया था कुर्स रीजन के अंदर हमला हुआ है, ये अपने सेशन में हमने बताया था। इस बात को बताने के पीछे का औचित्य क्या था? अब तार जोड़िए, मैं पीछे लेकर चल रहा हूं, आप रिलेट करिएगा। जून की खबर जिसमें दोनों ने कस्में खाई कि अगर रूस पर हमला हुआ तो नॉर्थ कोरिया आएगा। रूस ने कहा कि मुझ पर हमला हो ही नहीं सकता तो कोई हमला करने, मेरे साथ जुड़ने कैसे आएगा? तो ठीक है, एक जगह से अपन थोड़ी बैरिकेटिंग हटाते हैं। भाई साहब, रूस ने कुर्स रीजन को खुद से खाली किया कि ठीक है अंदर आने दो। न्यूज की हेडलाइन बताती है कि यूक्रेन कह रहा है हम बड़ा आसानी से अंदर घुस गए। अबे मूर्खों, घुसे नहीं हो, घुसाया गया है कि आओ, ताकि दुनिया के सामने हम यह कह सकें कि हम पर हमला हुआ है। रूस ने अभी तक दुनिया में जो सेंटिमेंट देखा वो क्या है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। इसने बकायदा इस न्यूज को फैलने दिया कि दुनिया में फैलने दो, मुझ पर हमला हुआ है। बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनने दी, रूस पर हमला, रूस पर हमला हुआ। हमले की खबर कब की थी? अगस्त की खबर थी। अब तार जोड़ते जाइएगा। यूक्रेन का कुर्स ऑफेंसिव वॉज सीन एज ए मेजर सक्सेस बट इट केम एट ए ह्यूज कॉस्ट। इस बात को अमेरिकी जो सीआईए एजेंट्स थे वो समझ गए। अमेरिकी और ब्रिटेन के सीआईए एजेंट समझ गए और उन्होंने यूक्रेन को समझाया कि मूर्खों, जिस चीज को लेकर तुम खुश हो रहे हो कि तुमने एंट्री कर दी, अरे उसने तुम्हें अंदर आने दिया है और वो अंदर आने से अब पूरी गणित बदल दिया। और वो गणित कैसी बदला? अब देखो चर्चाएं होना शुरू हुई कि भाई रूस हारा नहीं है, वो जानबूझकर सिंपैथी ले रहा है कि मुझ पर हमला हुआ। अब इसके औचित्य समझते हैं। देखो, नंबर 1, नॉर्थ कोरिया को बुलाना था तो खुद पर हमला करवाना था कि भाई मेरे के साथ हम। दूसरा, अगर इनमें से किसी भी देश पर हमला करना है तो ऐसे खुद ने हमला किया और आगे जाकर औरों पर हमला कर दे, ये हो नहीं सकता।
इन्हें इस तरह का गुस्ताखी करने दे या दुस्साहस इनको दिखाने दे। जैसे ही लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन चलाएगा वो किसी ना किसी देश की होगी। रूस तो चाहता ही है कि तुम मुझ पर हमला करो यार, मैं चाहता हूं मुझ पर हमला करो, मैं रिटेलिएट करूंगा। वो रिटेलिएशन के इंतजार में ही तो बैठा है। यह खबर एनआईए ने और सीआईए ने और MI6 ने इनको बताई कि भाई यूक्रेन वालों तुम गलती कर चुके हो। लेकिन न्यूज तो बड़ी बनती जा रही थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि रशिया अपनी जगह हारता जा रहा है, उन्हें घुसने क्यों दे रहा है समीकरण बदलने के लिए। जिस यूक्रेन ने कुर्स्क रीजन के अंदर बेहतरी से एंट्री की, लोग कहने लगे कि रूस हार रहा है। भाई उस समय पुतिन पूरी दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, यहां पर एंट्री हो रही है, उधर वो कभी चाइना तो कभी वियतनाम तो कहीं और दूसरे देश में घूम रहे हैं। पुतिन अपने देश में हो रहे हमलों पर एकदम ठंडे दिमाग से दुनिया भर की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जैसे कि शरीर के किसी एक हिस्से के अंदर कोई परेशानी हो, हां ठीक है सही हो जाएगा, इस तरह से भाई साहब ये बिल्कुल न्यूट्रल ग्राउंड पर रहे। आ गया आज का दिन। आज के दिन जब आप ये खबर सुनते हैं, 31 अक्टूबर की खबर बनती है कि 8,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिक आ चुके हैं उसी यूक्रेन के बॉर्डर पर जो कुर्स्क रीजन में है, तो सारे तार स्वतः ही जुड़ जाते हैं। अगर आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं तो एक बार थम्स अप करिएगा। देखिए जियोपॉलिटिक्स में हर घटना का मतलब एक पूर्व घटना होती है, उसके बाद कोई पश्चात घटना घटती है। हमने अपने सेशंस में आपको हमेशा यही बताने का प्रयास किया है, पहले एक प्रीकर्सर होता है, फिर कोई मूल घटना घटित होती है। अब इस प्रीकर्सर को पहचानिए। जब मैं फिर से लेकर चल रहा हूं इस खबर के साथ में, आप अगर यह देख रहे हैं कि 31 अक्टूबर को ये नॉर्थ कोरियाई सैनिक पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको फिर से ले चलता हूं और यही दिखाता हूं जब एक दूसरे ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम एक दूसरे की मदद करने आएंगे, और वो मदद करने के लिए आ गए। नॉर्थ कोरिया से कहा कि मित्र तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। अब आपको लगेगा तो क्या नॉर्थ कोरिया की मदद चाहिए थी इसलिए इन्होंने ये सब किया? क्या नहीं। तो फिर अरे केवल दुनिया में अपने साथ लोगों को खड़ा करना था। पुतिन को इस समय जरूरत नहीं है, नॉर्थ कोरिया की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। यह गेम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बन चुका है। यूक्रेन जो है ना वो इस समय सिंपैथी कार्ड खेल रहा है। सिंपैथी कार्ड कैसे खेल रहा है? हाय राम मुझे मार दिया, हाय राम मुझे मार दिया, बचाओ बचाओ। तो वो बचाओ बचाओ में दुनिया वाले आ गए। पुतिन बचाओ बचाओ भी नहीं कह सकते, तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि दुनिया के देशों को मैं केवल इस इतने से क्षेत्र के कारण सबको साथ ले आऊंगा, और वो वाकई में ले आएंगे। अभी तो नॉर्थ कोरिया आया है, इसी कहानी में वो बेलारूस को भी ले आएंगे, इसी में वो चाइना को ले आएंगे, इसी में वो ईरान को ले आएंगे। मतलब दुनिया वाले ये चीज भूल जाएंगे कि रशिया ने एंट्री की थी कभी यूक्रेन में। दुनिया को यह याद दिलाया जाएगा। अब आप खुद से विचार करो, मतलब ये कितनी स्ट्रेटेजिकल बात है। जिस रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार किसी दुश्मन को अपने क्षेत्र में घुसते हुए देखा हो, वो इसको ऐसे ही मान जाएगा। मतलब ये तो वो वाली बात है ना, जिसके पास कतई जियोपॉलिटिकल नॉलेज ना हो वो भी पचा नहीं पाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 से 80 साल बाद अगर कोई देश रूस में एंट्री किया है, और पुतिन इतने कूल माइंडेड होके बैठे हैं कि बढ़िया G7, बढ़िया ब्रिक्स बुला रहे हैं, SCO बुला रहे हैं, दुनिया के देश घूम रहे हैं, नहीं, ये एक सिंपैथी कार्ड है जो फेंका गया है, और उसका परिणाम आपके सामने आ चुका है। 8,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिक। अब ये आपको और मेरे को जैसे समझ में आई, ये तो अपन ने आज की है। CIA वाले और MI6 वाले तो पहले ही समझ चुके थे कि भाई ये तो कोई बड़ा बवाल होने वाला है। ऐसे में इनका डरना लाजमी था, साउथ कोरिया वालों का। और क्यों लाजमी था? कि सर आज से 3 महीने पहले प्लानिंग हुई थी कि तुम मेरी मदद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सर अगर नॉर्थ कोरिया ने अब इसके बदले में यह मदद मांग ली कि मैं साउथ कोरिया पर हमला करने जा रहा हूं, रशिया तुम मेरे साथ चलना, तो सर रशिया ने भी कह रखा है कि मैं तो आऊंगा। तो सर रशिया ने तो नॉर्थ कोरिया को कमिटमेंट दे रखा है, कृपया करके मेरी हिफाजत कर लेना। आप लोगों के कहने पर मैंने वेपन नहीं बनाए, मैं केवल टेक्नोलॉजी बनाता रह गया। आप ही ने कहा था मेरी हिफाजत करोगे, कृपया मेरी हिफाजत करो। ये अमेरिका वालों के पास आकर मिलने पहुंच गए, और साहब यहां आकर के बकायदा पहुंचे। और जेलेंस्की, अच्छा अब इंटरेस्टिंग खबर देखो, जेलेंस्की दुनिया भर वालों से कह रहे हैं, जेलेंस्की एक नंबर का निरा बेवकूफ आदमी, वो पपेट है, मात्र अमेरिका वालों ने उसको एक चेहरा बना के बिठाया हुआ है कि देख कोई तो आदमी चाहिए जो फ्रंट पर रहेगा, तू बैठा रहे वहां पे। जेलेंस्की कह रहा है कि देखो नॉर्थ कोरिया भी युद्ध में उतर गया है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि यह युद्ध अब बड़ा व्यापक
व्यापक हो गया है, यूएनआई इस बात के अंदर। तो भाई ये सारी की सारी जो तैयारियां हैं ये लंबे समय से चल रही थी, और इन भाई साहब का जो कहना है वो अपने आप में बेवकूफी जैसा लगता है। अब इधर देखो, वी नो वेयर दीज नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स आर गैदरिंग इन रशिया। अब बुद्धिजीवी की बात सुनो, नॉर्थ कोरिया के लिए जेलेंस्की क्या कह रहा है, हम जानते हैं कि ये नॉर्थ कोरियंस कहां पर हैं। वी कुड एक्ट preemptively if we had the means, long range capabilities, yet America, the UK and Germany watch। मतलब समझिए, इसके दिमाग में अब खुराफात चल रही है क्या, कि मुझे पता है कि नॉर्थ कोरियाई सैनिक कहां पर हैं, मेरी खुफिया एजेंसीज ने ढूंढकर बता दिया है कि नॉर्थ कोरियाई सैनिक रशिया में कहां बैठे हुए हैं। अगर आप मुझे परमिशन दें और लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दें तो जर्मनी वालों, यूके वालों और अमेरिका वालों मैं वहीं पर जाकर मार दूंगा। वाह, मतलब इसमें भी अमेरिका का खून खौल रहा है। जैसे ओसामा को पाकिस्तान में जाकर मार दूंगा, जैसे जवाहिरी को फलानी जगह जाकर मार दूंगा, बस एकदम वैसा ही फीलिंग आ रही है इसको, एकदम लड़ाका टाइप फीलिंग आ रही है कि साहब मैं जाकर मार दूंगा। फिर अच्छा तू जाके मार देगा। अब देखो यहां पर ये तस्वीरें हैं जो इसको ही नहीं सबको पता है कि नॉर्थ कोरियन सैनिक कहां पर हैं। ये नॉर्थ कोरियन सैनिकों की तस्वीरें हैं। ऐसे तो वो खुद के देश में भी हैं। अगर कोई देश के सैनिक दूसरे देश में सैन्य अभ्यास करने आए तो आप मार दोगे क्या? ये नॉर्थ कोरियन सैनिक हैं, बकायदा रशिया के अंदर रसद पानी ले जाते हुए दिख रहे हैं। यहां पर तस्वीरें दुनिया को पता है तो इसको क्या खाक पता है। लेकिन फिर भी ये साहब इस बात पर खुश है कि इसकी सैटेलाइट्स ने साउथ कोरिया की मदद से खोजकर निकाल दिया है, देखो ये रहे ये लोग। और इन सैटेलाइट तस्वीरों में जगह निकल कर आई, उस्सुरिस्क नामक जगह पर मिलिट्री बेस है जहां पर 400 नॉर्थ कोरियाई सैनिक मौजूद हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें, लॉन्ग रेंज मिसाइल चलाऊंगा, नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को मार दूंगा। अरे पागले, वो जो रोज परीक्षण करता है मिसाइलों का, नॉर्थ कोरिया खुद, वो वहीं से चलाएगा मिसाइल तेरे ऊपर और तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो पगला है, वो तो तैयारी ही इस दिन की कर रहा है। तू परमिशन मांग रहा है, वो परमिशन भी नहीं लेगा। और तूने गलती से उसके सैनिकों को मार दिया जो अभी तक किसी युद्ध में नहीं गए, तो भाई साहब वो तेरे घर में घुसकर मार देगा। रशिया चाहता भी यही है। रशिया क्यों इनको बल्क में दिखा रहा है कि देखो ये खड़े, देखो ये खड़े, जहाजों में दिखा रहा है, सब जगह दिखा रहा है, देखो ये खड़े, हर जगह तस्वीरों में, सैटेलाइट तस्वीरों में नॉर्थ कोरियाई सैनिक दिख रहे हैं। रशिया वाले पागल हो गए क्या कि नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को रशिया भर में झांकी लगवा रहे हैं? झांकी नहीं लगवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर पाए। देखो देखो, बड़ी स्ट्रेटजी है इसमें। क्या है ना कि चाइना बहुत चालाक है, खुद युद्ध नहीं लड़ा आज तक और लड़ना भी नहीं चाहता है क्योंकि उसको तरक्की पसंद है, उसको अमेरिका को पछाड़ना है। ठीक है, उसने एक रोग नेशन तैयार किया, उसने एक ऐसा उपद्रवी देश तैयार किया और दोनों देशों ने कर रखा। ये समझदारी वाली बात है, समझिएगा। देखो चाइना वालों ने नॉर्थ कोरिया को तैयार किया कि देखो कल को हमको किसी से उलझना हुआ तो हमने तुम्हें पाल के रखा हुआ है, तुम जाके लड़ लेना उससे, हम पीछे से कहेंगे कि हम शांति कराते हैं। ऐसी रूस ने बेलारूस को पाल रखा है, लुकाशेंको को, कि अगर रूस को कभी किसी पर बम मिसाइल छोड़नी हुई या न्यूक्लियर बम छोड़ना हुआ तो लुकाशेंको से छुड़वाएंगे कि तू छोड़ दे और फिर मैं मध्यस्थता कराने आ जाऊंगा, पूरे देश को मैं एज पर लाके नहीं खड़ा करूंगा। अच्छा, इन लोगों ने आपस में सेटिंग बिठाई, किसने? चाइना वालों ने, रशिया वालों ने, कि यार इस नॉर्थ कोरिया को कैसे यूज में लें। मतलब सोच के देखो, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि नॉर्थ कोरिया को इस कहानी में ले आएंगे। नॉर्थ कोरिया बेचारा डला हुआ था कहीं आसमान आसानी से। भाई इन्होंने स्ट्रेटजी बिठाई चाइना और रशिया वालों ने बैठ करके कि एक काम करते हैं, किम जोंग उन से पुतिन को मिलवाते हैं। किम जोंग उन मिले, किम जोंग उन ने कहा तेरे सैनिक भेज। तेरे सैनिक गए, उधर से यूक्रेन वालों को दिक्कत होगी, वो तेरे सैनिकों को मारेंगे, बस हमको तो तेरे को एक्टिवेट ही तो करना है, तू एक्टिवेट हो जा, तू धमाधम मिसाइल मार। इतना सा देश है कि तुझको बचाने के लिए हम लोग आ जाएंगे, सब बचे रह जाएंगे और सारा संकट दूर हो जाएगा। भाई साहब इन लोगों ने उसको एक्टिवेट कर दिया, खुद के सैनिक दिखा रहे हैं। ऐसे में अब आपके दिमाग में आएगा कि नॉर्थ कोरियाई सैनिक यहां से चल करके यहां युद्ध लड़ने पहुंचे हैं, बिल्कुल पहुंचे हैं, और ये भविष्य में भी ऐसे ही युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि इस नॉर्थ कोरिया की जो लोकेशन है ना, वो बिल्कुल चाइना के और रशिया के मुहाने पर है, दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। भविष्य में बढ़िया युद्ध इनसे लड़वाएगा।